हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ पुनर्जागरण भाग 4 पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं और आज का अपना प्रकरण होगा पुनर्जागरण काल के दौरान मूर्तिकला के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में, स्थापत्य कला के क्षेत्र में, या जिसको हम भवन निर्माण कला कहते हैं, वास्तु निर्माण, उस क्षेत्र में क्या प्रगति हुई, पुनर्जागरण का प्रभाव इन क्षेत्रों पर क्या पड़ा, इसका अध्ययन करेंगे। आइए चलते हैं, हम बात करते हैं कि पुनर्जागरण के दौरान चित्रकला और मूर्तिकला के क्षेत्र में क्या विकास हुआ। यूरोप में जब 15वीं शताब्दी में पुनर्जागरण हुआ तो इसका प्रभाव सबसे पहले चित्रकला में हम देखते हैं कि चित्रकला के क्षेत्र पर क्या पड़ा। चित्रकला के क्षेत्र में इस काल के दौरान प्रकृति का चित्रण हुआ, मनुष्यों का चित्रण हुआ, मनुष्य के व्यक्ति चित्र बनाए गए, पोर्ट्रेट्स, प्रकृति का चित्रण किया गया, मनुष्य के व्यक्ति चित्रों का निर्माण किया गया। अगर हम कहें तो प्रकृति और पुरुष का अद्भुत समन्वय मिलता है इस काल के चित्रकारों की चित्रकला में। प्रकृति और पुरुष दोनों का समन्वय किया गया। और पहले जो मध्यकाल में, पुनर्जागरण से पहले मध्यकाल में चित्रों का विषय धार्मिक हुआ करता था। धार्मिक विषय पर चित्र बनाए जाते थे। जीसस और मेरी के चित्र बनते थे। उसमें रंगों में बहुत चटकीलापन नहीं होता था, उदासीन रंग होते थे, रंग हल्के होते थे। मध्यकाल में विषय धार्मिक, चित्रों में एक उदासीनता होती थी, धार्मिक विषय के चित्र बनाए जाते थे, रंग हल्के होते थे। लेकिन पुनर्जागरण काल में जब प्रकृति का चित्रण किया गया, दृश्य चित्र बनाए गए, पोर्ट्रेट्स बनाए गए, तो इसमें चटक रंगों का प्रयोग हुआ। चटक रंगों का प्रयोग किया गया। शरीर रचना विज्ञान, फिजियोलॉजी का अध्ययन कर बारीक चित्रण, जब मनुष्यों के पोर्ट्रेट्स बनाए गए तो मनुष्य की शरीर की रचना क्रिया का पूरी तरह से अध्ययन करके चित्रकारों ने चित्र बनाए। कौन सी मसल कहाँ दिखाना है, मांसपेशियों का सूक्ष्मता से अध्ययन करके हूबहू ऐसे चित्र बनाए गए। इसीलिए इस काल की चित्रकला को कहते हैं यथार्थवादी चित्रकला। यथार्थवादी चित्रकला, हूबहू ऐसे चित्र का अंकन किया गया पुनर्जागरण काल में। मनुष्यों के जो चेहरे हैं उन पर भाव है, शरीर की बनावट है, उसका बहुत ही बारीकी से निरीक्षण करके बनाया गया। चित्रों में लाइट एंड सेट, छाया व प्रकाश का इस्तेमाल किया गया, प्रकाश का सही संयोजन। चित्र में कहाँ लाइट पड़नी चाहिए, कहाँ शेड होनी चाहिए, इसका बहुत ध्यान रखा गया। और लाइट एंड सेट के माध्यम से चित्रों के अंदर जो पेंटिंग्स बनाते थे उसमें एक नया प्रभाव पैदा किया गया। त्रिआयामी चित्र बनाए गए। त्रिआयामी चित्रों का निर्माण किया गया और बहुत ही प्रभावोत्पादक चित्र ऐसे बनाए गए जो देखने में बहुत खूबसूरत हों, सौंदर्य प्रधान चित्र हों। उनकी शैली, चित्रों की जो शैली थी वो बहुत चित्ताकर्षक
और हृदयग्राही जो चित्र बनाए गए वो बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल मनुष्यों के ध्यान को आकर्षित करने वाले बड़े मनोहारी चित्र, क्योंकि हूबहू चित्रांकन होता था, चाहे वो नेचर का चित्र हो, चाहे कोई दृश्य चित्र हो या व्यक्ति चित्र हो। अगर आप उस समय के चित्रों को देखो, मोनालिसा, द लास्ट सपर या मैडोना का चित्र देखे या उस समय की इमारतें देखे, तो इतनी सुंदर थी, वो संरचना ही इतनी सुंदर थी कि आदमी देखता रह जाए। तो उनकी जो शैली थी वो बड़ी हृदयग्राहक थी, चित्ताकर्षक थी, सौंदर्य प्रधान चित्र बनाए गए। तो रेनेसां काल के चित्रकारी की ये सारी विशेषता है। एक नज़र में फिर से देखेंगे, प्रकृति का चित्रण किया गया, दृश्य चित्र बनाए गए, मनुष्य के व्यक्तित्व बनाए गए। पहले जहाँ जीजस और मेरी के चित्र बनते थे, वहाँ अब मनुष्यों के भी चित्र बनाए जाने लगे। चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किया गया और ये रंग जो होते थे प्रकृति से बनाए जाते थे, खनिज रंगों का प्रयोग होता था। जो रंग होते थे जिससे रंग खराब ना हो, इसमें खनिज रंगों का प्रयोग होता था। जो ऐसे पत्थर होते थे तरह तरह के रंगीन, उन पत्थरों को निकाल करके उनकी घिसाई की जाती थी, फिर उनको तैल में मिला करके तैल चित्रों का प्रयोग होता था या वाटर कलर का प्रयोग किया जाता था। रंगों को बनाने में बरसों लगते थे, उनको घिसाई की जाती थी और उससे चित्र बनाए जाते थे जिससे कि रंग खराब ना हो। शरीर रचना विज्ञान का बहुत सूक्ष्म अध्ययन किया गया और जो ये यथार्थवादी चित्रकला हुई, इस चित्रकला को विकसित करने में वैज्ञानिकों का भी बड़ा योगदान था। रेनेसां काल में चूंकि वैज्ञानिक विकास भी हुआ, तो जो विज्ञान था, रेखा गणित, ज्योमेट्री का भी विकास हुआ। विज्ञान, रेखा गणित और भौतिक शास्त्र, इन तीनों की सहायता चित्रकारों को मिली और इस तरह से मनुष्यों के सही दृश्यों का अंकन, मनुष्य की शरीर रचना का सूक्ष्मांकन चित्रकार कर पाए। एक व्यक्ति हुआ बेल्जियम का, बेल्जियम के थे एलियस आद्रियस वेसेलियस। ये आयुर्विज्ञान के प्रोफेसर थे। इन्होंने मनुष्य के शरीर की बनावट को समझने के लिए, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मनुष्य के शरीर का डिसेक्शन किया। शरीर को चीरफाड़ करके इन्होंने देखा कि कौन सा अंग शरीर में कहाँ है, उसकी बनावट कैसी है, मांसपेशियों की बनावट कैसी होती है, जो रुधिर धमनियाँ हैं उनकी बनावट कैसी है, जिससे उसी तरह जब व्यक्ति चित्र बनाए जाएं तो उसी तरह से अंकन किया जा सके। तो आद्रियस वेसेलियस ने सबसे पहले शरीर रचना विज्ञान, फिजियोलॉजी, इसका इन्होंने चलन किया। अब शरीर रचना का जब ज्ञान हो गया तो अब मनुष्यों के जो चित्र थे हूबहू बनने लगे। तो विज्ञान ने, रेखा गणित ने क्या योगदान दिया चित्रकारों को चित्र बनाने में? सही पर्सपेक्टिव, चित्र में कितना अनुपात रखा जाए, चित्रों में अनुपात, सही परिदृश्य, सही परिदृश्य को समझने, जो में उसमें दूर की वस्तु को कैसे दिखाया जाए, नज़दीक की वस्तु को कैसे दिखाया जाए, इसमें रेखा गणित की सहायता ली गई। और इस प्रकार रेखा गणित, भौतिक विज्ञान और शरीर रचना विज्ञान, इन सब का सहयोग लेकर के चित्रकारों ने बहुत ही खूबसूरत चित्र बनाए और वो चित्र आज भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि एकदम हूबहू वो चित्र बनाए गए। इसीलिए इस चित्रकला शैली को यथार्थवादी चित्रकला या रियलिज्म, चित्रकला की स्टाइल को, इसको रियलिज्म या यथार्थवादी चित्रकला शैली कहते हैं। विशेषता आपने देख ली। तो अब कौन से ऐसे चित्रकार थे
जिन्होंने ऐसे चित्र बनाए। कौन से चित्र बनाए, इसको देख लेते हैं। इस समय के चित्रकारों में सबसे पहला नाम आता है लियोनार्दो दा विंची। लियोनार्दो दा विंची ये फ्लोरेंस के पास विंची एक स्थान है, वहाँ के रहने वाले थे। इनका जन्मस्थान है विंची, जो फ्लोरेंस के पास है, तो ये वहाँ के रहने वाले थे। और दूसरे चित्रकार माइकल एंजेलो, राफेल, ये प्रसिद्ध चित्रकार थे। डोनातेल्लो, ये सजीव मूर्तिकार थे। इन्होंने सजीव मूर्तियां बनाई, डोनातेल्लो ने। ओके, माइकल एंजेलो ये चित्रकार, मूर्तिकार, दोनों थे। वास्तुकार, बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन भी बनाई इन्होंने। कवि भी थे। लियोनार्दो दा विंची हुए, माइकल एंजेलो हुए, राफेल हुए, ये लोग रेनेसां मानव कहा जाता है इनको। विभिन्न क्षेत्रों में पारंगतता हासिल थी। अनेक क्षेत्रों में बहुत परफेक्शन के साथ काम करने वाले लोग थे। माइकल एंजेलो ने बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई। पियाता की जो प्रतिमा है इन्हीं की है। पायता की जो प्रतिमा है 16 फीट ऊंची, बड़ी विशाल प्रतिमा का निर्माण किया गया, जो सेंट पीटर गिरजाघर के सामने रखी गई है। तो लियोनार्दो दा विंची ये केवल मूर्तिकार और चित्रकार ही नहीं थे, इंजीनियर, वैज्ञानिक, विभिन्न क्षेत्रों में इनकी रुचि थी। ये पहले आदमी थे जिन्होंने फ्लाइंग मशीन, मनुष्य कैसे उड़ सकता है, इसके बारे में इन्होंने केवल सोचा ही नहीं बल्कि उस मशीन की डिजाइन भी बनाई। उसके जो रेखांकन हैं वो इन्होंने डिजाइन किए। तो लियोनार्दो दा विंची ये फ्लाइंग मशीन इसके बारे में उन्होंने उसका प्रारूप बनाया था कि कैसे मनुष्य उड़ सकता है। तो ये लोग ऐसे अच्छे चित्रकार थे। अब इनकी कौन सी अच्छी पेंटिंग है उसको भी देख लीजिए। लियोनार्दो दा विंची की एक बहुत प्रसिद्ध पेंटिंग है मोनालिसा। मोनालिसा, मोनालिसा एक महिला की तस्वीर है। बहुत खूबसूरत नहीं है, लेकिन उसकी जो मुस्कान है वो बहुत ही रहस्यमयी है। वो अपनी और ऐसी मुस्कान कोई भी चित्रकार अपने चित्र में नहीं ला पाया। इसीलिए वो पेंटिंग अपने समय से लेकर के आज तक की अद्भुत पेंटिंग है। मोनालिसा की जो रहस्यमयी मुस्कान है उसके लिए प्रसिद्ध है। दूसरी पेंटिंग इनकी द लास्ट सपर। द लास्ट सपर है जिसमें जीसस अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोज ले रहे हैं। जीसस के चेहरे पर बहुत शांति है। जीसस के जो अन्य शिष्य हैं उनके चेहरों पर एक विशेष भाव है। वो लगता है कि बेचैन से हैं। और उसमें एक ऐसा शिष्य है जिसने जीसस को गिरफ्तार करवाने में मदद की थी। ये जीसस का अंतिम भोज था अपने शिष्यों के साथ, इसीलिए इसको कहते हैं द लास्ट सपर। जीसस का जो एक ऐसा शिष्य जिसका नाम था जूडस, जूडस के चेहरे पर अपराध का भाव है। यही चित्र की विशेषता है। लियोनार्दो दा विंची कहते थे कि चित्रकार का काम मनुष्य का चित्र बनाना नहीं है, उसके भावों को चित्रित करना है। चेहरे पर वो हूबहू भाव पैदा कर दे जिससे कि चित्र को देखने वाला उन भावों को समझ सके। तो एक ही चित्र में जीसस के चेहरे पर बिल्कुल शांति का भाव, शिष्यों में निस्तब्धता का भाव, एक ऐसे शिष्य में
जो उस षड्यंत्र में शामिल था उसके चेहरे पर अपराध का भाव, ये उन्होंने पैदा किया। तो ये दो उनके बहुत प्रसिद्ध चित्र हैं। इसी तरह माइकल एंजेलो चित्रकार, मूर्तिकार, बहुत अच्छे स्थापत्यकार, भवन निर्माता, हर दृष्टि से अच्छे थे। माइकल एंजेलो की मूर्ति मैंने बताई कि वो मूर्तिकार के रूप में पायता की प्रतिमा जो 16 फीट ऊंची है, और ये सेंट पीटर जो गिरजाघर है रोम में, उसके दरवाजे पर इस प्रतिमा को रखा गया है। सेंट पीटर गिरजाघर के दरवाजे पर स्थित पायता की प्रतिमा। इसी तरह सेंट डेविड की मूर्ति, इनकी माइकल एंजेलो ने चित्र भी बनाए, ये केवल मूर्तिकार ही नहीं थे। सिस्टीन के चर्च के गुंबद के भीतरी छत पर इन्होंने चित्रों का निर्माण किया जो बाइबल के थीम के ऊपर बनाए गए। सिस्टीन का चैपल है। सिस्टीन चैपल के गुंबद के भीतरी भाग पर इन्होंने 4 वर्ष लगे। 4 वर्ष में इन्होंने बाइबल के दृश्य चित्रों का निर्माण किया। जो बाइबल के दृश्य चित्र हैं जीसस और उनके जीवन की घटित घटनाओं के बारे में, सिस्टीन के चैपल के भीतरी गुंबद पर उन्होंने इस चित्र को बनाया। एक और है इनका चित्र, द लास्ट जजमेंट, बहुत प्रसिद्ध चित्र है। द लास्ट जजमेंट किसका है? माइकल एंजेलो। सेंट पीटर्स जो गिरजाघर है उसके सामने चाहे मूर्ति हो, चाहे द लास्ट जजमेंट चित्र हो या सिस्टीन के चैपल की चित्र हो, ये माइकल एंजेलो की अमर ख्याति है। द लास्ट जजमेंट चित्र को बनाने में, ये सिस्टीन का जो चैपल है उसी चैपल की दीवार पर चित्र बनाया गया है, और इस चित्र को बनाने में 8 वर्ष लगे। यू कैन इमेजिन, 4 वर्ष में तो गुंबद के अंदर के चित्र बनाए गए। जिस समय माइकल एंजेलो चित्र बना रहे थे उसमें प्रयोग किए जाने वाले रंगों की खोज के लिए ऐसे जो खनिज थे उन खनिजों को अफगानिस्तान, ईरान, अलग अलग अरब देशों से मंगाया गया और उनसे रंगों का निर्माण किया गया। ऐसे रंग लगाए गए जो खराब ना हो समय के साथ। जब ये चित्र बना रहे थे तो एक बड़ी घटना हुई। बरसात की वजह से गुंबद की जो छत थी उसमें पानी का रिसाव हो गया। जो चित्र बने थे उनमें फफूंद लग गई। बाद में उस फफूंद को फिर हटा करके छत की मरम्मत करके दोबारा से चित्र बनाए गए और ऐसे रंगों का प्रयोग किया गया कि भविष्य में अगर उसमें पानी भी पड़े तो खराब ना हो। तो इस तरह से पूरी एहतियात लेकर के इन चित्रकारों ने ऐसे कालजयी चित्रों का निर्माण किया। ओके, तो द लास्ट जजमेंट इनका प्रसिद्ध चित्र है, इसको ध्यान में रखिएगा। सिस्टीन के चैपल के ऊपर जो इन्होंने चित्रकारी की। तीसरे नाम मैंने बताया था चित्रकारों की श्रेणी में रफेल का बहुत विश्व प्रसिद्ध चित्र है मैडोना, जिसमें मदर मेरी जीसस को अपनी गोद में ले रखी हैं। तो मैडोना ये जो चित्र है रफेल का है, उस समय के रेनेसां काल के बहुत ही प्रसिद्ध चित्र। ओके, कुछ और भी ऐसे चित्रों का निर्माण किया गया। जैसे हमने बताया था कि फ्लोरेंस शहर का रहने वाला था जिएटो। उसने ऐसे दृश्य चित्रों का निर्माण किया, दृश्य चित्र बनाए। डोनातेल्लो सजीव मूर्तियां बनाई।
सेंट मार्क की इसने बहुत सुंदर मूर्ति बनाई। सेंट मार्क की आदमकद प्रतिमा इन्होंने बनाई, डोनाटेलो ने। ये फादर ऑफ आर्ट कहे जाते थे, मूर्तिकला के विशेष मर्मज्ञ थे। तो इस तरह इन चित्रकारों ने बहुत ही सुंदर चित्रों का और मूर्तियों का निर्माण किया। अब आइए देखते हैं कि वास्तुकला के क्षेत्र में इस समय में क्या प्रगति हुई। आइए वास्तुकला के बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। भवन निर्माण कला या वास्तुकला के क्षेत्र पर पुनर्जागरण का क्या प्रभाव पड़ा। पुनर्जागरण के फलस्वरूप भवन निर्माण के क्षेत्र में रोमन कला शैली का, जो रोमन भवन निर्माण कला शैली थी, उसका प्रभाव देखने में आया। जब पुनर्जागरण हुआ, व्यापार का विकास हुआ और विज्ञान का विकास हुआ, शिक्षा का विकास हुआ, तो जो समृद्ध लोग थे, जो ऐसे बड़े व्यापारी थे या जो राजे महाराजे थे, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत और अच्छे भवनों का निर्माण करना चालू किया। अच्छे भवन बनाए गए और भवन निर्माण के लिए जो ऐसे वास्तुकार थे, इन वास्तुकारों ने रोमन साम्राज्य की जो भवन निर्माण शैली थी, उस पूर्व रोमन साम्राज्य की भवन निर्माण शैली के अनुसार भवनों का निर्माण करना चालू किया। एक प्रकार से अगर कहा जाए कि पुनर्जागरण काल में जो भवन बनाए गए वो रोमन साम्राज्य की भवन निर्माण कला शैली का पुनरुद्धार था। फिर से रोमन साम्राज्य की तरह के भवनों का निर्माण किया गया और ये जो कला शैली थी, इस कला शैली के ऊपर अरबी, यूनानी और रोमन, इन तीनों कला शैली का मिला जुला रूप था और इसको शास्त्रीय शैली, क्लासिकल शैली, क्लासिकल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, इसे क्लासिकल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर या शास्त्रीय शैली के नाम से जाना गया। पुनर्जागरण काल में जो भवन निर्माण कला शैली प्रचलित हुई उसको क्लासिकल स्टाइल कहा जाता है। इस क्लासिकल स्टाइल की क्या विशेषता थी? इसमें गुंबद का प्रयोग किया गया, मेहराब का प्रयोग किया गया और ऊंचे स्तंभों का प्रयोग किया गया। मकानों का निर्माण चबूतरे पर, जिससे वो ऊंचाई पर बनाई जाती थी इमारतें, जिससे वो भव्य लगे। ऊंचे ऊंचे लॉफ्टी पिलर्स, बहुत सुंदर पिलर्स, और उनके ऊपर मूर्तियों का निर्माण किया गया। जो इमारतें बनाई गई उसमें ज्योमेट्रिकल शेप, ऐसे पिलर्स, छतें ढलुआ, ये ज्योमेट्रिकल शेप, लॉफ्टी पिलर्स और मकानों का निर्माण ऊंचाई पर, इस प्रकार की शैली में इमारतें बनाई गई और इमारतों को सजाने के लिए इन पर मूर्तियां लगाई गई। तो ये प्राचीन रोम की वास्तुकला शैली की एक प्रकार से कॉपी थी, जिसमें मेहराब, गुंबद और स्तंभों का प्रयोग किया गया। इस कला शैली की जो इमारतें बनाई गई उसमें रोम का सेंट पीटर गिरजाघर, लंदन सेंट पीटर चर्च जो रोम में बनाया गया, लंदन में सेंट पॉल चर्च का निर्माण किया गया,
और इसी तरह पेरिस में लुब्रे का प्रासाद, लुब्रे का महल, स्पेन में स्कोरियल महल, ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इन भवनों और इन चर्चों का निर्माण यहाँ पर किया गया, जो इसी शास्त्रीय शैली में इमारतें बनाई गई। एक बहुत और अद्भुत रचना है फ्लोरेंस का गिरजाघर। फ्लोरेंस का गिरजाघर, इस फ्लोरेंस के गिरजाघर का जो गुंबद है उसका डिजाइन फिलिप्पो ब्रूनेलेसी ने किया था। इसके जो गुंबद है, इसका गुंबद बहुत भव्य है, बहुत बड़ा गुंबद, और इसकी जो भव्यता है उससे बढ़ जाती है। तो फिलिप्पो ब्रूनेलेसी ने इस गुंबद को डिजाइन किया। इस चर्च के जो दरवाजे हैं वो तांबे के बने हुए हैं, और उन तांबे के बने हुए दरवाज़ों के ऊपर जो बाइबल की कथाएं हैं, बाइबल के कथानक को मूर्ति के रूप में दिखाया गया है, और उन मूर्तियों को बनाने का काम, दरवाजे के ऊपर मूर्तिकला से उसको सुसज्जित करने का काम किया था किस कलाकार ने? उसका नाम था लोरेंजो गिवेर्ती। लोरेंजो गिवेर्ती इसने ओल्ड टेस्टामेंट की जो कहानी है उसको दरवाजे पर बड़ी सूक्ष्मता से उसका अंकन किया। इसी प्रकार मैंने आपको बताया था दोनातेल्लो ने एक विशाल सेंट मार्क की मूर्ति बनाई, सेंट डेविड की मूर्ति का निर्माण गिरजाघर के सामने सजाने के लिए पायता की प्रतिमा बनाई। तो ऐसी मूर्तियों से और ऐसी शास्त्रीय शैली से पूरा रोम और उसके बाद इसका प्रभाव यूरोप के विभिन्न देशों पर पड़ा और चित्रकला और वास्तुकला के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। चित्रकला की एक नई शैली का जन्म हो गया जो पूर्व रोमन साम्राज्य की वास्तुकला शैली की एक प्रकार से कॉपी थी, एक प्रकार की नकल थी। तो पुनर्जागरण के फलस्वरूप मूर्तिकला और वास्तुकला के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आया, इससे आप अवगत हुए। मित्रों, वीडियो कैसा लगा इसकी जानकारी भी देंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया टेलीग्राम चैनल से आप दे सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं और अपने मित्रों को भी आप वीडियो शेयर करेंगे। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।